नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे धातु के जो रासायनिक गुणधर्म हैं उनके बारे में। जो हमने पिछला पार्ट भी डाला था उसमें भी हमने धातु के जो रासायनिक गुणधर्म थे उनके बारे में बात की है। आगे जो धातुओं के और जो रासायनिक गुणधर्म है उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें हम बात करेंगे अपना धातु के रासायनिक गुणधर्म। धातु के रासायनिक गुणधर्म, इससे पहले हम लोग दो पार्ट अपलोड कर चुके हैं। पहला जो अपना पार्ट था वो धातु और धातु का भौतिक गुणधर्म था। दूसरा पार्ट था जिसमें हमने धातु के रासायनिक गुणधर्म बताए थे। और जो अपना तीसरा ये पार्ट है इसमें हम लोग धातु के रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। जिसमें अपना पॉइंट नंबर अपना फर्स्ट है, पहला पॉइंट क्या है, एक बात मैं आपको बता देता हूँ। पूरे YouTube पर इससे आसान नोट्स आपको कहीं पर भी उपलब्ध नहीं होंगे। इस प्रकार के नोट्स है और इस प्रकार की क्लास है। इसमें मैंने जो आपकी PDF डाल रखी है एकदम सरल भाषा में डाल रखी है। आप इसको पूरा वीडियो देखोगे तब आपको पता चलेगा। तो इसमें अपना जो पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक क्या है, क्या होता है जब धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है। मतलब मैं इसमें सीधा भी लिख सकता था, आपके जो बुक में दे रखा था वो सेम लिखा है मैंने कि धातु की अभिक्रिया अम्लों के साथ, मैं सीधा भी लिख सकता था। लेकिन इसमें आपकी किताब में क्या दे रखा है, बुक में क्या दे रखे हैं कि क्या होता है जब धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है, कि मतलब धातुओं की अभिक्रिया अम्लों के साथ करने पर क्या होता है, वो बात आपको बतानी है। तो इसमें पहले हम लोग भाषा लिखेंगे। आपको पता है कि धातु की अभिक्रिया हम लोग अम्ल के साथ करते हैं। तो आपको पता है एक तो लवण का निर्माण होता है, उसके साथ में कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। धातु की अभिक्रिया अम्लों के साथ करने पर लवण प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। वही आपकी भाषा दे रखी है, देखो धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ करने पर लवण और उसके साथ में कौन सी गैस का निर्माण होता है, हाइड्रोजन गैस। इसका अणुसूत्र क्या होता है, H2, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। यहाँ पर लिखा है धातु प्लस तनु अम्ल, आगे आपका लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। इसकी समीकरण है वो भी मैंने लिखी है। धातु की जगह मैंने लिखी है जिंक, तनु अम्ल में मैंने लिया सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे हम लोग का राजा बोलते हैं। ये एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है, जिंक धातु होती है, इस हाइड्रोजन को यहाँ से विस्थापित कर देगी। आगे जाके आपका जो लवण बनेगा वो बनेगा जिंक सल्फेट। इसका नाम है जिंक सल्फेट। क्या हो गया, जिंक सल्फेट। और H2 अपनी कौन सी गैस निकली है, हाइड्रोजन गैस। भाषा के अनुसार क्या दे रखा है कि अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ करने पर लवण व हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ये आपका धातु हो गया। तनु का मतलब हो गया जिसमें अम्ल की तुलना में जल की मात्रा ज्यादा होती है। आगे जाके लवण और क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस। और ये आपके समीकरण हो गए Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2। इसके और भी कुछ मैंने उदाहरण लिखे हैं, वो आप देखो ध्यान से। आगे देखो अपनी स्टेप देखो क्या दे रखी है। मैंने लिखा है कि जो आपका तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उनकी अभिक्रिया हम लोग चार धातु के साथ कर रहे हैं। देखो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र आप जानते होंगे, HCl एक परबल अम्ल होता है। अम्ल के साथ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है, Mg। उसके बाद में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का प्रतीक क्या होता है, Al। जिंक का प्रतीक क्या होता है, Zn। आयरन का प्रतीक क्या होता है, Fe के साथ अभिक्रिया। हम लोग एक अम्ल की चार धातु के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो परबल अम्ल होता है उसकी अभिक्रिया हम लोग एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और मैग्नीशियम के साथ करवा रहे हैं। तो वो धातु सेम है, अम्ल सेम है। अभी अब हम लोग अभिक्रिया करके देखते हैं। ये देखो आपका अम्ल हो गया, HCl अम्ल हो गया, इसकी अभिक्रिया हम लोग किसके साथ कर रहे हैं, मैग्नीशियम के साथ। आगे आपका लवण बनेगा, लवण बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है MgCl2। और गैस कौन सी निकल गई, आपकी हाइड्रोजन गैस निकल गई। लेकिन आप इसमें ये देख रहे हो ये रासायनिक समीकरण आपकी संतुलित नहीं है, तो हम लोग इसको संतुलित करते हैं। तो देखो यहाँ पर है, यहाँ आपके हाइड्रोजन 2 है, आपके यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 1। यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन कितना है, 1। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कितने से गुणा कर देंगे, 2 से। आपके समीकरण इस प्रकार होगी 2HCl प्लस Mg। आगे जाके बनेगा आपका MgCl2 प्लस H2। अब जो आपके नीचे की जो आपकी समीकरण है वो एक प्रकार की संतुलित रासायनिक समीकरण है। कौन सी समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जो नीचे आपकी एक समीकरण और दे रखी है, आप उसको देख लो ध्यान से। दूसरा समीकरण ये तो मैंने आपको बता दी कि इसमें आपको मतलब कितने से गुणा करना है, 2 से गुणा करना है। गुणा करना है अपने को 2 से। इसमें आपको ये जो पहली समीकरण है
उसमें आपको गुणा करना है 2 से, इसमें गुणा कर देंगे हम लोग, ये लो 2 से इसको गुणा कर दिया तो ये आपकी समीकरण हो गई संतुलित, या मैंने आपको बता भी दिए। इसके बाद में हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कर रहे हैं एल्यूमिनियम के साथ, एल्यूमिनियम के साथ करते हैं, आगे बनता है अपना एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये आपका लवण बन गया, इसके साथ में कौन सी गैस निकल गई, हाइड्रोजन गैस निकल गई। अब इस समीकरण को आपको संतुलित करना है, तो आप देखो यहाँ क्लोरीन 3 है, यहाँ क्लोरीन कितना है 1, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 1 है, तो इसको संतुलित करना है अपने को। पहले संतुलित कैसे करेंगे, नीचे कर लेते हैं अपना HCl प्लस Al, आगे होगा अपना AlCl3 प्लस H2। अपने को इसको गुणा करना पड़ेगा अपना हाइड्रोजन 2H2। अब इसको संतुलित करना है, संतुलित करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर क्लोरीन चाहिए 3, कितने क्लोरीन चाहिए 3 क्लोरीन तो अपने को चाहिए ही चाहिए, तो इसको गुणा करना पड़ेगा आपको 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6HCl, 6 हाइड्रोजन हो गया, तो इसको गुणा कर दो आप 3 से, और इसको गुणा कर दो आप 2 से, इसको गुणा कर दो 2 से। अब आप इस रासायनिक समीकरण को देख सकते हो, ये आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण है। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन परमाणु 6 हैं, इधर भी आपके 6 हैं, यहाँ क्लोरीन आपके 6 हैं, तो 2 को 3 से गुणा करोगे 6 है, 2 एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम, ये आपकी समीकरण संतुलित है। ये आपको बोले ना संतुलित करने का तो ही संतुलित करना है, ऐसे कोई जरूरी नहीं कि संतुलित करो आप रासायनिक समीकरण को। इसके बाद में अगला देखो, मैग्नीशियम के साथ हम लोगों ने अभिक्रिया कर दी, इसके बाद एल्यूमिनियम के साथ कर दी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ करने पर मैग्नीशियम क्लोराइड व हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। उसके बाद में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया एल्यूमिनियम के साथ करते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड व हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। उसके बाद में अगला है आपका, देखो अगला उदाहरण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया हम लोग किसके साथ कर रहे हैं, जिंक धातु के साथ कर रहे हैं। आगे जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस इस रासायनिक समीकरण को संतुलित कर देते हैं। आपका संतुलित करने का मतलब होता है दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद गणों की संख्या आपको समान करनी है, ZnCl2 प्लस H2। आप देख रहे हो उधर H और Cl की संख्या 1 है, इधर 2 है, तो आप लोग क्या करते हो, इसको 2 से गुणा कर दो, ये आपके समीकरण अब एकदम संतुलित है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जिंक के साथ करेंगे, जिंक क्लोराइड का सूत्र होता है ZnCl2, ZnCl2 के साथ में किसका निर्माण होता है, H2 हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। उसी प्रकार नीचे वाले अपना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ कर रहे हैं, आयरन के साथ, आयरन क्लोराइड FeCl2 भी होता है, FeCl3 भी होता है, क्योंकि आयरन की संयोजकता प्लस की 2 भी होती है, प्लस की 3 भी होती है। तो अपनी संतुलित समीकरण क्या हो जाएगी, अनुमान विधि या हीट एंड ट्रायल विधि द्वारा करते हैं। तो पहले लेसन में हमने पढ़ा था FeCl2 प्लस H2, इसको संतुलित किस प्रकार करेंगे, इसको गुणा कर दो अपना 2 से। अब ये समीकरण आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण है, इसको संतुलित हमने कर दिया है। अगला 2 पॉइंट हमने पढ़ लिए, इसके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 4 थे, वो बात हमने पढ़ ली। एक बात आप ध्यान रखना कि जो कॉपर होता है, कॉपर धातु वो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, कॉपर धातु होती है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। अब अब देखो आपको क्वेश्चन भी दे रखा है, आंसर भी दे रखा है, दोनों चीज हमने दे दी है। जो नाइट्रिक अम्ल होता है, जो नाइट्रिक अम्ल होता है आपका, वो धातुओं के साथ अभिक्रिया तो करता है लेकिन हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करता। नाइट्रिक अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करता। क्यों नहीं करता, उसका कारण क्या है। आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका है, देख लो ध्यान से यहाँ पे, कि जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया या क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन नहीं होता। भाई आप लोग धातु कोई भी हो, चाहे आयरन हो, चाहे जिंक हो, चाहे कॉपर हो, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे कोई भी धातु हो, वो धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ यदि अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसका कारण क्या है, कारण आपका नीचे मैंने दे रखा है। क्योंकि जो HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। वो क्या करता है कि उस हाइड्रोजन को, ये देखो, जल में परिवर्तित कर देता है, उसका ऑक्सीकरण करके उसके साथ में ऑक्सीजन को जोड़कर उसको जल में परिवर्तित कर देता है। खुद है नाइट्रिक अम्ल, वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड N2O, NO, NO2 में नाइट्रस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में उसमें अपना परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें देखो आपका कारण क्या है, कि इसका कारण यह है कि HNO3 का मतलब हो गया नाइट्रिक अम्ल। HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है, जो प्रबल अम्ल तो है ही, उसके साथ प्रबल ऑक्सीकारक है। वो करता है क्या, देखो, यह उत्पन्न हाइड्रोजन का
ऑक्सीकरण करके जल में परिवर्तित कर देता है। जो आपके हाइड्रोजन गैस उसमें उत्पन्न होती है उसका ऑक्सीकरण कर देता है। ऑक्सीकरण का मतलब तो ऑक्सीजन का जुड़ना। आपको पता है हाइड्रोजन के साथ यदि ऑक्सीजन जुड़ेगी तो किसका निर्माण होगा? जल का निर्माण होगा। जल का सूत्र आपको पता है क्या होता है? अपना H2O होता है। और स्वयं नाइट्रोजन के ऑक्साइडों हो सकता है वो NO में, N2O में और NO2 में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, में अपचयित हो जाता है। एक का ऑक्सीकरण कि भाई किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक का यदि ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरी का अपना अपचयन होगा। तो ये क्या करता है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण करके उसको जल में परिवर्तित कर देता है। खुद होता है जो नाइट्रिक अम्ल, वो नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड NO, N2O, NO2 में अपचयित हो जाता है। आपको यदि क्वेश्चन आ भी जाए कि नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ करने पर हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन क्यों नहीं होता, तो इसका कारण मैंने आपको बता दिया। क्योंकि नाइट्रिक अम्ल होता है एक प्रबल खुद ऑक्सीकारक होता है जो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण करके उसको जल में परिवर्तित कर देता है और स्वयं नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO या N2O या NO2 में अपचयित हो जाता है। ये इसका कारण है, मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में इसकी बात करते हैं। इसका तो आपको पता होना चाहिए एक्वारेजिया क्या होता है। एक्वारेजिया यदि आप नहीं जानते तो आपको पता होना चाहिए एक्वारेजिया क्या होता है। एक्वारेजिया बोलते हैं कि जो आपका एक नाइट्रिक अम्ल होता है जिसका सूत्र होता है HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसका सूत्र होता है HCl, दोनों मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा अम्लराज बोलते हैं, उसका निर्माण करते हैं, उसको बोलते हैं एक्वारेजिया। अम्लराज एक्वारेजिया एक ही चीज होती है। देखिए इसमें दे रखा है सांद्र नाइट्रिक अम्ल। सांद्र का मतलब होता है जिसमें जल की तुलना में अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है, मतलब जल की मात्रा बहुत कम होती है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र हो गया आपका HNO3। सांद्र नाइट्रिक अम्ल है और उसके साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसका सूत्र होता है आपका HCl का ताजा मिश्रण अम्लराज होता है। अम्लराज मतलब अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड, दोनों को मिलाकर अम्लराज तैयार किया जाता है। उसका फॉर्मूला होता है आपका H2SO4 होता है। क्या होता है? H2SO4। और इन्हें प्राय 1:3 में मिश्रित किया जाता है और इसे अम्लराज या एक्वारेजिया के नाम से इसीलिए नाम दिया गया। भाई इसका एक कारण और है कि भाई अब आप पता कर लो कि अम्लराज है उसको एक्वारेजिया नाम क्यों दिया गया। क्योंकि ये जो आपकी नोबल धातुएं होती है, जैसे सोना की बात कर देते हैं, प्लेटिनम की बात कर देते हैं, उनको आसानी से गला देते हैं। मान लो कि आप अम्लराज में उसको सोने को और प्लेटिनम धातु को डालोगे तो आसानी से गल जाएगी ये, इसीलिए उसका नाम अम्लराज और एक्वारेजिया दे रखा है। पता है कि एक्वारेजिया क्या होता है? एक बात ये भी पता होनी चाहिए साथ में कि 1:3 का मतलब होता है कि HNO3 का तो 1 भाग लिया जाता है और HCl का 3 भाग लिया जाता है। HNO3 का 1 भाग होता है, मतलब हम लोग 4 भाग, मतलब कोई भी चीज़ है जैसे अपने 1 kg अम्लराज बनाना है तो उसमें से 250 ग्राम तो होगा अपना HNO3 और 750 ग्राम होगा आपका HCl। ml में बात करें तो ये 250 ml तो HNO3 होगा और 750 ml आपका क्या होगा? HCl होगा। इसका 3 भाग HCl का होगा, 1 भाग किसका होगा? HNO3 का। दोबारा बता देता हूँ कि एक्वारेजिया क्या होता है कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक का ताजा मिश्रण अम्लराज होता है। उसमें नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 भाग आपस में मिलकर एक्वारेजिया या अम्लराज का निर्माण कर देता है। उसका नाम एक्वारेजिया अम्लराज क्यों है? क्योंकि वो सोने और प्लेटिनम जैसी धातुओं को आसानी से गला देता है। आगे देखो आप ये देखो मैंने इसका आणविक सूत्र भी लिख रखा है कि जो आपके एक्वारेजिया होता है उसका आणविक सूत्र क्या होता है? HNO3 + 3HCl। कहने का मतलब हो गया इसका 1 भाग होता है, इसका 3 भाग होता है। आपका नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1 भाग, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 भाग आगे मिलाकर अपना ये H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल या अम्लों का राजा अम्लराज तैयार किया जाता है, उसको एक्वारेजिया बोलते हैं। इस प्रकार का एक ताजा मिश्रण होता है। तो पता चल गया अपने को एक्वारेजिया क्या होता है। उसके बाद में अगला टॉपिक है अपना, अगला क्या दे रखा है? अगला दे रखा है धातु लवणों के विलयन के साथ धातु कैसे अभिक्रिया करती है। भाई एक बात करते हैं, इस बार हमने क्या लिया? धातु के लवण लिए, धातु के लवण का विलयन लिया। धातु का कोई लवण का विलयन है, उस लवण के विलयन के साथ धातु की अभिक्रिया कैसे करते हैं। मतलब कोई भी धातु का लवण है उसका विलयन बना रखा है, उसकी अभिक्रिया हम लोग धातु के साथ कर रहे हैं, तो उसमें
किसका निर्माण होता है। सीधी सी बात है कि जो धातु ज्यादा क्रियाशील होगी वो कम क्रियाशील धातु को उसके लवण से विस्थापित कर देगी। इसकी पहले भाषा पढ़ लेते हैं। भाषा क्या दे रही है, जब एक अधिक क्रियाशील धातु किसी कम क्रियाशील धातु के लवण के साथ अभिक्रिया करती है तो ये कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर अपना लवण बनाती है। नॉर्मल सीधी सी बात है कि एक क्रियाशील धातु है उसकी अभिक्रिया हम लोग यदि कम क्रियाशील धातु का कोई लवण है उसके साथ करवाएंगे तो वो क्रियाशील धातु होगी, वो कम क्रियाशील धातु को वहां से विस्थापित करके अपना लवण बना लेगी। जैसे हम लोग यदि जिंक धातु की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट, मतलब वहां पर कॉपर सल्फेट का आपका विलयन है तो जिंक धातु ज्यादा क्रियाशील होगी तो कॉपर को विस्थापित करके जिंक सल्फेट अपना खुद का लवण बना लेगी। वही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ज्यादा क्रियाशील धातु होती है वो कम क्रियाशील धातु को उसके लवण से विस्थापित कर देती है। इसमें मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, उदाहरण के थ्रू आप समझिए। उदाहरण क्या दे रखा है, देखो उदाहरण आपका दे रखा है कि जब लोहे की कील की बात हो रही। कील आप जानते हो, लोहा जानते हो, आयरन को बोलते हैं, उसका प्रतीक आपका Fe होता है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4, कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है तो कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग होता है वो गायब हो जाता है और विलयन हल्के हरे रंग का हो जाता है। इसका मतलब होता है, उसका कारण क्या होता है कि ये जो आप इन दोनों की हम लोग अभिक्रिया कराते हैं, मतलब लोहे की कील को आप कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाते हो तो ये आयरन होता है, लोहा होता है, इस कॉपर को इसके इस स्थान से विस्थापित कर देगा और आपकी अभिक्रिया किस प्रकार होगी आगे, FeSO4 और CO को क्या कर देगा, अपना अलग कर देगा। तो इसमें होता क्या है कि जो अधिक क्रियाशील धातु होती है वो कम क्रियाशील धातु का जो लवण का विलयन होता है वहां से उसको विस्थापित कर देती है और खुद का एक लवण का विलयन तैयार कर लेती है। परिभाषा मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये रही आपकी परिभाषा। अधिक क्रियाशील धातु है आपकी, वो किसी कम क्रियाशील धातु के लवण का विलयन है उसके साथ अभिक्रिया करके उसको वहां से विस्थापित कर देती हैं और खुद का या अपना लवण तैयार कर लेती है। इसके बाद देखो मैंने इसकी आपकी समीकरण मैंने बना रखी है, अभी जो भाषा आई है उसके अनुसार मैंने समीकरण तैयार किए। देखो कोई धातु A है, धातु A की जगह हमने यहाँ पर देखो आयरन लिया है और B का लवण विलयन है, ये आपका कॉपर सल्फेट का विलयन हो गया। अब आगे होता है क्या कि आयरन होगा इस कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर देगा, आगे जाके बढ़ेगा क्या आपका FeSO4 जो कि अब देखो A का लवण विलयन तैयार हो रहा है। पहले धातु A अलग थी, ये धातु एक अलग थी, B का लवण विलयन था। अब धातु क्या करती, B में से जो आपका कम क्रियाशील धातु वहां से विस्थापित कर देगी। अब A का लवण विलयन A का लवण विलयन तैयार हो जाएगा और उसके साथ में अपने कौन सी धातु अलग हो जाएगी, कॉपर धातु अलग हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो आयरन धातु होती है कॉपर की तुलना में ज्यादा क्रियाशील है, वो कॉपर को उसके स्थान से विस्थापित कर देगी और अपना खुद का स्वयं का अपना लवण तैयार कर लेगी। आगे देखो इसका चित्र भी दे रखे हैं, उस चित्र की सहायता से हम लोग इसको समझते हैं। ये देखो इसका चित्र है, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो थोड़ा सा। ये देख लो, पहले चित्र देख लो, अपना चित्र क्या दे रखा है, इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो एक परख नली स्टैंड ले रखा है हमने, क्या ले रखा है, परख नली स्टैंड। ये अपना परख नली स्टैंड लिया हुआ इतना, इसके अंदर आपकी दो परख नली रखी हुई है। ये परख नली अपनी A मान लो, ये परख नली आपकी क्या मान लो, B मान लो। एक परख नली स्टैंड रखा हुआ है और इसके अंदर पहले वाले में देखो आप परख नली है, ऊपर कोर का मतलब लकड़ी के टुकड़े से बंद किया हुआ परख नली को और उसे एक धागे के सहारे एक लोहे की कील को इसके अंदर लटका दिया जाता है। देखो परख नली होगी, लोहे की कील होगी, विलयन आपका कौन सा है, कॉपर सल्फेट का विलयन है। कौन सा विलयन है अपना, कॉपर सल्फेट का विलयन। अब क्या होता है कि लोहे की कील मतलब आपकी अभिक्रिया क्या थी कि आयरन धातु होती है वो कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ अभिक्रिया करती है तो आगे जाके आपका बनता है FeSO4 और प्लस आगे क्या बनता है CO। आप अगले वाली कंडीशन में देख सकते हो, दूसरी वाली कंडीशन देख सकते हो। ये तो आपका कॉपर तार हो जाएगा, तांबे का धातु हो जाएगी अलग और विलयन हो जाएगा आपका FeSO4 का, आयरन सल्फेट का विलयन। पहले कॉपर सल्फेट का विलयन था, आगे जाके आयरन सल्फेट का विलयन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आयरन कॉपर की तुलना में ज्यादा क्रियाशील है। तो इसमें जो ये कलर है, कलर भी अपना चेंज हो जाएगा और विलयन है वो विलयन आयरन सल्फेट का अपना तैयार हो जाएगा। ये देखो धातु की लवण के विलयन के साथ अभिक्रिया करवाने पर
अधिक क्रियाशील धातु होती है वो कम क्रियाशील धातु को वहां से विस्थापित करके अपना खुद का लवण तैयार कर लेती है। ये आपका इसका डायग्राम है, देख सकते हो ध्यान से। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद में आगे एक अपना छोटा सा टॉपिक है, बात करते हैं अपना उसकी सक्रियता श्रेणी क्या होती है। तो देखो पहले सक्रियता श्रेणी क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। सक्रियता श्रेणी का मतलब होता है कि बहुत सारी धातुएं होती है, उनको उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, वह सूची या वह श्रेणी जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इसकी परिभाषा देख लो, आपकी लिखी हुई है यहाँ पर है कि वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है उस श्रेणी को कौन सी श्रेणी बोलते हैं, अपना सक्रियता श्रेणी बोलते हैं जी। ऐसी सूची या ऐसी श्रेणी जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम या घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है उस श्रेणी का नाम क्या है, सक्रियता श्रेणी। उस श्रेणी का क्या नाम हो जाएगा, सक्रियता श्रेणी हो जाएगी। मैं आपको बताऊंगा कि आपकी सक्रियता श्रेणी कौन सी है। सक्रियता श्रेणी का मतलब हो गया कि धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता या क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। मतलब सबसे ऊपर जो धातु होगी वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होगी, जो सबसे नीचे होगी वो सबसे कम क्रियाशील धातु होगी। वही आपको मैं बता रहा हूँ कि कौन सी धातु ज्यादा क्रियाशील है और कौन सी धातु आपकी कम क्रियाशील है। ये लो, ये देखो आपके सामने सक्रियता श्रेणी आपको दिखाई दे रही होगी। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आपकी धातु है पोटेशियम के, उसके बाद में सोडियम Na, उसके बाद में कैल्शियम, उसके बाद में मैग्नीशियम, उसके बाद में एल्यूमिनियम, उसके बाद में जिंक, उसके बाद में आयरन, उसके बाद में लेड सीसा हो गई, उसके बाद में अपनी हाइड्रोजन हो गई। इसके नीचे कॉपर, मरकरी, सिल्वर चांदी और Au गोल्ड सोना हो गया। अब आप इसमें देखो तीर का निशान दे रखा है, बीच में नाम लिख रखा है घटती अभिक्रियाशीलता। मतलब ऊपर वाली धातु सबसे ज्यादा क्रियाशील है और नीचे वाली धातु सबसे कम क्रियाशील है। ऊपर दे रखा है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु। सबसे नीचे जो सोना होती है वो सबसे कम अभिक्रियाशील होती है और पोटेशियम और सोडियम होती है। पोटेशियम सबसे ज्यादा, पोटेशियम और सोडियम धातु होती है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होती है। अभी बीच में एक हाइड्रोजन दे रखा है, आपको ये पता होगी कोई भी विस्थापन अभिक्रिया होती है आपको पता है कि नीचे वाली धातु को ऊपर वाली जो धातु होती है वो विस्थापित कर देती है। अभी जो हमने उदाहरण देखा, पहले समीकरण देखा था, उसमें ये आयरन था, आयरन F ही इस कॉपर को विस्थापित कर देता है क्योंकि कॉपर की तुलना में आयरन ज्यादा क्रियाशील है। इसी श्रेणी द्वारा हम लोग पता लगाते हैं कि कौन सी धातु किस धातु से ज्यादा क्रियाशील है और जो धातु आपकी ज्यादा क्रियाशील होती है वो कम क्रियाशील धातु को उसके स्थान से क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। सबसे ऊपर कौन सी है, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, सिल्वर और गोल्ड। सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु में आती है पोटेशियम और सोडियम और सबसे कम में कौन सी आती है, आपकी गोल्ड आती है। एक बात और बता देता हूँ, जो धातु ऊपर वाली धातु होती है वो नीचे वाली धातुओं को किसी रासायनिक अभिक्रिया में विस्थापित कर देती है क्योंकि नीचे वाले की तुलना में ऊपर वाली धातु ज्यादा क्रियाशील होती है और अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके स्थान से क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। तो आज का टॉपिक अपना इतना ही रहेगा। यदि आपको ये कक्षा अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस कक्षा को शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।